गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कौन से टॉपिक कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और हमने फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर लिया था। तो आज हम जो शुरू करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है फिक्स एक्सचेंज रेट। तो देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम कर चुके हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जब जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसको कौन डिटरमाइन करेगा, उसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन नहीं करेंगी। उसको कौन डिटरमाइन करेगा, उसको गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये डिटरमाइन करेंगे। मार्केट का फ्री डिमांड एंड सप्लाई का उसके अंदर रोल बहुत कम होगा। जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर कौन इफेक्ट करता था, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता था। सारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही बेस्ड होता था कि अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। ये फ्रीली मार्केट फोर्स जो मार्केट के ऊपर ये जो डिमांड एंड सप्लाई इसके ऊपर क्लियरली डिपेंड करता था। बट फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सारी चीजें कौन ध्यान रखता है, गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है। उसके हिसाब से ही जो मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो दो टाइप का होता है हमारे पास। सबसे पहला होता है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है हमारे पास एडजस्टेबल पैक वुड सिस्टम, या इसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम भी बोलते हैं कि ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर, एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है हमारे पास एडजस्टेबल पैक वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट। तो हमने सबसे पहले जो करना है वो करना है गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। तो देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हर करेंसी की वैल्यू, चाहे किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू है, उसको हम किसके रिगार्डिंग मेजर करते हैं, गोल्ड के रिगार्डिंग। जैसे कि $1 कितना का था, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। हर कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड के लिए गोल्ड से कंपैरिजन करेगी। जैसे 1 पाउंड था 1 ग्राम, और इंडिया ने भी कर लिया कि 50 रुपीज 50 इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ, या 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो अगर इंडिया को अब डॉलर लेना है, अगर हमें डॉलर को परचेज करना है तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे, हमें इतना पता है कि जो डॉलर है वो 2 ग्राम है। $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो हमें पता है कि 50 रुपीज इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो अगर 2 पीस लेने हैं गोल्ड के, 2 ग्राम गोल्ड कितने का होगा, 100 का होगा। मतलब 100 इज इक्वल टू $1, या 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 रुपी 50 इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹50। तो ऐसे हम किसी भी कंट्री की करेंसी को मेजर कर सकते हैं। बस हमें उस कंट्री की गोल्ड वैल्यू उसके मेजर करने के लिए वो हमें पता होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है वो होता है एडजस्टेबल पेग वुड रेट सिस्टम। एडजस्टेबल पेग वुड सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम, बिकॉज ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 के अंदर, जिसके अंदर ये रेट डिटरमाइन किया गया था। तो इसको एडजस्टेबल पेग वुड सिस्टम या ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि सारे देश अपनी करेंसी को एक पर्टिकुलर देश की करेंसी से क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। जैसे कि 1 पाउंड इज इक्वल टू $2 एंड
₹50 इज इक्वल टू $1। तो हमने सबने, इंग्लैंड ने, इंडिया ने, सबने अपनी करेंसी को किससे कंपैरिजन कर लिया? डॉलर के मुकाबले कंपैरिजन कर लिया। अब अगर मेरे को पाउंड लेना है तो मेरे को पता है कि एक पाउंड के लिए मेरे को कितने डॉलर देने पड़ेंगे? $2 देने पड़ेंगे, जबकि मेरा $1 ₹50 के इक्वल है। तो $2 इज इक्वल टू ₹50 इंटू 200, यानी कि 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹100। तो ऐसे हम अपने डॉलर, अपने करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी से मेजर कर सकते हैं एडजस्टेबल पैकवुड सिस्टम के अंदर। बस इस सिस्टम के अंदर पहले हम गोल्ड से मेजर करते थे, इस सिस्टम के अंदर हम अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से मेजर करेंगे, और वो जो दूसरी देश की करेंसी से हमने उसको मेजर किया है वो भी उसकी गोल्ड के रूप में ही अपनी करेंसी को मेजर करेगा। वो भी गोल्ड के हिसाब से ही देखेगा कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है। हर देश गोल्ड के हिसाब से भी चेक करेगा और फिर उस हिसाब से अपनी वैल्यू डॉलर के मुकाबले कंपेयर कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एडजस्टेबल पैकवुड सिस्टम। इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट अलाउड होती है, बट ओनली एंड ओनली इफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर अलाउड करेगा तो इसके अंदर एडजस्टेबल अलाउड होती है, अदरवाइज इसके अंदर एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होती है। तो हमने पढ़ा है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर दो सिस्टम थे हमारे पास, गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड एडजस्टेबल पैकवुड सिस्टम। चलो तो जो इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है। मान लो ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो जो सरकार होगी वो अपना एक्सचेंज रेट, अगर मान लो $1 इज इक्वल टू ₹50, इट इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज ऑफ रेट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो $1 को 60 पे रखेगी या $1 को 40 पे रखेगी, ताकि उसकी डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होती रहे, वो बढ़ती कम होती रहे, ताकि उसका जो मार्केट के अंदर अगर वो 60 रखेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मान लो ये 20 था, अगर उसकी डिमांड, अगर प्राइस बढ़ गया, डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज उस रेट के ऊपर हम डिमांड कम करेंगे बट वहां पर सप्लाई ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ये सिस्टम करेंगे ताकि इससे क्या होगा, जो सरकार की फॉरेन रिजर्व पड़ा है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और या बढ़ जाएगी। तो ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट मेजर करके रखती है एक्सचेंज रेट को, जो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर वो कभी भी इसको पूरा नहीं करती, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे करती है, ताकि उसकी सप्लाई और डिमांड इफेक्ट होती रहे और नॉर्मल काम चलता रहे, ताकि डॉलर की डिमांड और उनकी करेंसी की भी डिमांड वगैरह बनी रहे मार्केट के अंदर। चलो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होता है वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है मैनेज्ड फ्लोटिंग। देखो मैनेज्ड फ्लोटिंग इसका मतलब है कि हमें पता है कि नॉर्मली जो एक्सचेंज रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, की अगर डिमांड बढ़ती जा रही है बट सप्लाई नहीं हो रही, तो पहले $1 कितने का था, 60 का था, धीरे धीरे वो 65 का हो गया, फिर वो $1 70 का हो गया। कारण क्या है इसका, सप्लाई या तो उसकी कम होगी, डिमांड बढ़ती जा रही होगी, ठीक है ना, तो $1 75 का हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक, वो क्या करेगा, उसको दिख रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है वो एक बियॉन्ड लिमिट से बाहर निकल रहा है। जैसे मान लो हमारी कंट्री के अंदर भी यही होता है कि $1 जो था वो 70 था, जैसे ही वो डॉलर की प्राइस बढ़ना शुरू हो गया वो RBI गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। तो RBI अब क्या करेगी, मैनेज फ्लोटिंग करेगी, यानी कि इसके अंदर क्या करेगी, अपना इंटरफेरेंस शुरू कर देगी। इंटरफेरेंस कैसे शुरू करेगी, मान लो $1 इज इक्वल टू 70 था, अब डॉलर का प्राइस क्या होता जा रहा है, लगातार हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। तो सरकार जो RBI है वो क्या करेगी, जो इसके पास फॉरेन रिजर्व होंगे, जो इसके पास फॉरेन रिजर्व करेंसी होगी, जो इसके पास अपनी अमेरिका के डॉलर की जो भी इकट्ठा किया हुआ होगा, वो अब क्या कर देगी, सप्लाई को रिलीज कर देगी मार्केट के अंदर। देखो
ये सप्लाई फॉरेन से नहीं ले रहे, क्योंकि अगर फॉरेन से ले रहे हैं इस वजह से ही हमारे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आरबीआई ने क्या किया, जो उसके पास रिजर्व पड़े थे, जो उसके पास फॉरेन के रिजर्व पड़े थे, उसने वो सारे रिजर्व क्या कर दिए, निकाल दिए, मार्केट के अंदर सप्लाई करनी शुरू कर दी। उससे होगा क्या कि जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसको अब सप्लाई भी उस हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, एक लेवल पे अपने आना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। जब इसके अंदर आरबीआई सेंट्रल बैंक क्या करना शुरू कर देता है, दखल देना शुरू कर देता है, अपनी इंटरफेरेंस शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है कि अगर मान लो डॉलर का प्राइस था, $1 था 60 का, अब $1 क्या हो रहा है 55 का रह गया, $1 क्या हो जा रहा है 50 का रह गया। अब इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू तो अप्रिशिएट कर रही है, बट धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आरबीआई फिर क्या करेगी, आरबीआई फिर इसके अंदर इंटरवीन करेगी। आरबीआई अब क्या करना शुरू कर देगी, देखो डॉलर सस्ता हो रहा है तो आरबीआई जो इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर को परचेज करना शुरू कर देगी, उसकी क्या इंक्रीज कर देगी, डिमांड बढ़ा देगी। अब डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, सप्लाई लिमिटेड थी, तो ऑटोमेटिक डॉलर का प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई देखो, आरबीआई जो मैनेज फ्लोटिंग होगी वो सेंट्रल बैंक करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा कि जब उसको लगा कि उसके हाथों से बात निकल रही है, बियॉन्ड द लिमिट्स जा रही है वो बात, तो वो इंटरवीन करना शुरू करेगा। इंटरवीन मतलब क्या होगा कि वो या तो अगर तो रेट बढ़ता जा रहा है तो वो सप्लाई जो उसके पास पड़ा है रिजर्व वो निकाल देगा, अगर डिमांड कम होती जा रही है तो वो मार्केट से खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इससे वो किसी भी तरीके से जो रेट है उसको, वो रेट को बराबर ही रखेगा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके द्वारा की जाती है ये, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की जाती है, ताकि मार्केट के अंदर एक प्रॉपरली मेंटेनेंस डॉलर की वैल्यू का और करेंसी की वैल्यू का हमारे पास रहे। चलो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब करनी है और डिमांड कब कब होती है। तो देखो डिमांड क्यों होगी फॉरेन एक्सचेंज की, रीपेमेंट ऑफ लोन की। अगर हमें किसी लोन की रीपेमेंट करनी है, किसी लोन को वापस करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की। अगर मान लो अमेरिका से लोन ले रखा है, तो जब उसको वापस करना है उसकी करेंसी में वापस करना पड़ेगा, तो हमें किसकी जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्या होगी, जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, अगर हमें पूरी कंट्री के अंदर बाहर देशों के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उन्हीं की करेंसी की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। इंपोर्ट करना है, अगर हमें कुछ कोई बाहर से मशीनरी मंगानी है, कोई बाहर से कोई भी चीज मंगानी है, तो हमें उन्हीं की करेंसी का पैसा चाहिए। दैट इज व्हाई वी डिमांडेड फॉरेन एक्सचेंज। और उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट परचेज इन अब्रॉड। डायरेक्ट परचेज, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कंपनी खरीदनी है बाहर, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उनकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। ग्रांट्स एंड डोनेशन, हमने अगर कोई ग्रांट्स या कोई डोनेशन बाहरली कंट्री को देनी है, तो उन डोनेशन भी जो होगी वो उन्हीं की करेंसी में देंगे, अपनी करेंसी में नहीं देंगे। पेमेंट ऑफ इनकम, अगर हमने इनकम की पेमेंट करनी है, मान लो कोई बंदा हमारे पास काम कर रहा है फॉरेनर, तो हमें उसको उसके पैसे में ही काम देना पड़ेगा, या हमने कोई बाहर से काम करवाया उनसे, तो उनको पेमेंट ऑफ इनकम मतलब फैक्टर इनकम, रेंट, लेबर रेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने मान लो उनका फॉरेन के अंदर हम उनका ऑफिस यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो हमें जो इनकम पेमेंट करनी पड़ेगी वो उन्हीं की करेंसी की पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी डिमांडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो हमें उनकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। और हम अपनी करेंसी को कब कब सप्लाई करेंगे, हम अपनी करेंसी को कब कब सप्लाई करेंगे, जब हमें क्या करने होंगे, एक्सपोर्ट करने होंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा सामान बाहर बेचेंगे, तो वहां की कंट्री वाले क्या करेंगे, हमारा करेंसी की जरूरत पड़ेगी उन्हें, ताकि वो एक्सपोर्ट हमारा से सामान खरीद सके, ठीक है ना। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है, बाहर के लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तब उन्हें इस पैसे की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। रेमिटेंस बाय एनआरआई, रेमिटेंस
बाय एनआरआई। ये क्या होता है कि जब फॉरेनर्स होते हैं जो जैसे इंडिया के अंदर जो रहते थे, अब वो कनाडा के अंदर पक्के हो गए, तो वो अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर। तो वो पैसा अगर भेजेंगे तो उन्हें तो भी इंडियन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो डॉलर चलेगा नहीं, तो उन्हें भी इंडियन करेंसी की इस वजह से हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये मेन सोर्स है जिससे हम इसकी क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है अगला पॉइंट, वो पॉइंट है हमारे पास ग्रांट्स एंड डोनेशन की। अगर किसी ने हमें ग्रांट्स एंड डोनेशन देनी है तब उस करेंसी की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें बाहर की कंट्री से क्या चाहिए, लोन चाहिए। बाहर की कंट्री से अगर हम लोन लेते हैं तो हम अपनी करेंसी के अंदर ही लोन लेंगे, तो दैट्स व्हाई वी सप्लाई दैट करेंसी। इनकम रिसिप्ट, अगर उन्होंने हमें पेमेंट करनी है, हमारी कोई लैंड वगैरह उन्होंने किराए पे ले रखी है, तो उन्हें हमारी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपनी करेंसी की क्या करेंगे, उनको सप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट होती है, वो मार्केट होती है जहां पर जो ये करेंसीज वगैरह हैं ये एक्सचेंज की जाती हैं। मैं अपनी करेंसी देकर दूसरी करेंसी ले आता हूं, दूसरे वाले अपनी करेंसी देकर मेरी करेंसी ले जाते हैं। तो वो मार्केट जहां पर करेंसीज की सेल परचेज करी जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, तो 3 फंक्शन है इसके। सबसे पहला फंक्शन है इसका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है कि ये परचेजिंग पावर ट्रांसफर करता है। देखो, अगर हमें यहाँ से अमेरिका जाना है तो हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर उसकी करेंसी लेकर आएंगे। उसकी करेंसी लेकर आ रहे हैं मतलब वहां कर सामान खरीदने की परचेजिंग पावर लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या ट्रांसफर करेगा, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता वहां उस कंट्री की हमें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दूसरा ये हमें क्या देते हैं, क्रेडिट फंक्शन। तो क्रेडिट मतलब क्या देते हैं, ये उधार देते हैं। किन्हें उधार देते हैं, ऐसे किसी को उधार नहीं देते। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो थोड़ा बहुत अगर आपको लोन चाहिए करेंसी के रूप में, कई बार करेंसी नहीं होती एक्सचेंज के लिए, तब ये क्या करते हैं, ये क्रेडिट फंक्शन ये हमें थोड़ा बहुत लोन भी दे देता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। और तीसरा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इसका है हैजिंग फंक्शन। देखो, हैजिंग मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, रिस्क अगेंस्ट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। देखो, ये होती है प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेते हैं हम, कि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास होता है वो कई बार बढ़ ना जाए, कई बार कम ना है। जैसे $1 हमने 50 का था, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम 3 महीने के बाद आपसे सामान खरीदेंगे, हम $1 की वैल्यू आपको ₹50 के हिसाब से दे देंगे। बट अगर वो डॉलर की वैल्यू 55 होगी या वो डॉलर की वैल्यू 45 रह गई, तो इस हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें फायदा भी हो सकता है। तो हम क्या कर लेंगे, एक तरीके से इंश्योरेंस ले लेंगे, हैज लगवा लेंगे, मतलब प्रोटेक्शन कर लेंगे कि भाई चाहे $80 क्यों ना हो जाए या $30 ही क्यों ना रह जाए, हमें चाहे $1.30 रह जाए, चाहे $1.80 हो जाए 3 महीने के बाद, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट हेज लगवा रखा है। मतलब हम $1 की वैल्यू 50 के हिसाब से क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड हेजिंग। तो ये भी कौन करता है, ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही करती है हमारे पास। उसके बाद जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये आगे 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। देखो, स्पॉट मार्केट कौन सी मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट उसी दिन के अंदर की जाती है, यानी कि ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन करी जाती हैं। करंट ट्रांजैक्शन से मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर के लिए नहीं की जाती कि भाई आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 महीने 4 महीने 6 महीने, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट आज किया, आज की आज क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड ऑन द स्पॉट मार्केट या स्पॉट मार्केट। दूसरी मार्केट जो होती है हमारे पास वो होती है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का नाम से पता चल रहा है वो मार्केट जब कॉन्ट्रैक्ट हम आज के लिए करते हैं 3 महीने 6 महीने या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली ये मार्केट होती है जिसके अंदर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके अंदर अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इसके अंदर किस चीज का यूज करते हैं, हैजिंग का यूज करते हैं। कि भाई $1 की वैल्यू आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 50 है, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 50 रहेगी, ताकि हम क्या कर सके, हम प्रोटेक्शन कर सके हमारी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ, अगर ये डॉलर की वैल्यू बढ़ ना जाए, ये डॉलर की वैल्यू कम ना हो जाए। देखो, दोनों को नुकसान हो सकता है, तो हम इससे अपने
सिक्योर होने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या लगवा लेते हैं, हेज लगवा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रिस्क से प्रोटेक्शन करने के लिए होता है हमें। तो ये कौन सी मार्केट के अंदर होता है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके अंदर इतना ही था हमारे पास।